डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, ये क्लास 8 का विज्ञान बुक है, चैप्टर 8, और इस चैप्टर में दिया हुआ है टुवार्ड्स एडोलसेंस। इसका मतलब है किशोरावस्था की ओर। किशोरावस्था की ओर जब बच्चे छोटे रहते हैं, बाल्यकाल जिसे कहते हैं, वहाँ से बड़े होने लगते हैं और वो जवानी में जब कदम रखने लगते हैं तो उस अवस्था को किशोरावस्था कहा जाता है। उस अवस्था को किशोरावस्था कहा जाता है। पिछली कक्षा में आप जान चुके हैं कि पौधों में एक निश्चित अवधि के बाद कुछ बदलाव देखे जाते हैं। मनुष्यों में भी इसी प्रकार का किसी निश्चित अवधि के बाद कुछ बदलाव आते हैं। तो यहाँ पे जैसे जवानी का समय आरंभ होता है तो क्या क्या बदलाव आता है यहाँ पे दिया हुआ है। एक बदलाव जो है वो लड़कियों में केवल आता है और कुछ केवल लड़कों में आता है और कुछ लड़के लड़कियों में दोनों में आता है। इस तरह से यहाँ पे एक तालिका बनाया हुआ है, आप इसको देख सकते हैं। जैसे भारी आवाज़ होना तो वो सिर्फ लड़कों में आता है, कंधों की चौड़ाई बढ़ना तो वो भी लड़कों में होता है, चेहरे पे दाढ़ी मूंछ वो लड़कों में होता है, आवाज़ का सुरीला होना ये सिर्फ लड़कियों में होता है, स्तनों का विकास ये सिर्फ लड़कियों में होता है, मांसपेशियों का विकास तो इसमें जो है लड़का लड़कियों दोनों में हो जाता है। कूल्हों का चौड़ा होना तो उसमें जो है लड़कियों का होता है। शरीर का आकार, लंबाई तथा वजन में तेज वृद्धि ये दोनों में होता है, लड़के लड़कियों में। इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पे कई बदलाव ऐसे हैं जो सिर्फ लड़कियों में होता है और कुछ बदलाव ऐसे हैं जो सिर्फ लड़कों में होते हैं, और कुछ बदलाव ऐसे होते हैं जो लड़के और लड़कियों दोनों में होता है। जैसे कि सारे स्थायी दांत आ जाना तो लड़के में भी होता है और लड़कियों में भी होता है। ये दोनों चीज़ें, ये चीज़ जो मतलब दोनों में हो जाता है, इस तरह से होता है। उसके बाद नेक्स्ट में दिया हुआ है यहाँ पे किशोरावस्था में क्या होता है। जीवन काल की वह अवधि, किशोरावस्था मतलब किसे कहते हैं इसका डिफिनेशन दिया हुआ है। जीवन काल की वह अवधि जब शरीर में ऐसे परिवर्तन होते हैं जिनके परिणाम स्वरूप जनन परिपक्वता आती है, किशोरावस्था कहलाती है। जनन परिपक्वता का अर्थ है कि जब व्यक्ति के अंदर बच्चे पैदा करने की क्षमता आरंभ होने लगती है तो वही अवस्था जो है किशोरावस्था कहलाता है। यौना आरंभ, यौना आरंभ यहाँ पे हिंदी का शुद्ध शब्द इस्तेमाल किया गया है। आप सीधे शब्दों में समझ सकते हैं कि जवानी का आरंभ जो होता है उसी को ही यौना आरंभ कहते हैं। तो ये जो है 10 से 11 वर्ष की आयु में शुरुआत होती है और 18 से 19 तक की आयु तक ये चलती है। उसके बाद वो सामान्य स्थिति में आ जाती है। तो 1-2 वर्ष पहले ही लड़कियों में ये आरंभ हो जाता है और इस उम्र के लड़के लड़कियों को टीनेजर्स कहा जाता है, यहाँ पे बताया गया है। तो जनन क्षमता जिस उम्र में विकसित होने लगता है उसी को यौना आरंभ कहते हैं। जनन क्षमता मतलब प्रजनन करने की शक्ति। मानव के जीवन काल में उसके उम्र के अनुसार कई अवस्थाएं होती हैं। शेषावस्था जो बच्चा होता है 0 से 5 साल, और 6 से 10 साल का उम्र बाल्यावस्था, और 11 से 19 का ये वर्ष होता है उसी को बोलते हैं किशोरावस्था, युवावस्था भी बोला जाता है। उसके बाद का अवस्था जो होता है उसको प्रौढ़ावस्था बोलते हैं। तो बुढ़ापा आरंभ हो जाता है। उसके बाद ये चीज़ बताया गया है। यौना आरंभ में होने वाले परिवर्तन, लंबाई में वृद्धि हो जाता है। तो किस प्रकार से लंबाई कैसे हम गणना कर सकते हैं, तो यहाँ पे एक उसका जो है सूत्र बतलाया गया है। वर्तमान लंबाई जो है सेंटीमीटर में, और वर्तमान आयु का प्रतिशत वृद्धि दर इंटू उसको जो है हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें सामान्य लंबाई पता चल जाता है, उसकी जो सामान्य लंबाई होनी चाहिए। इसके अलावा लड़कियाँ, जैसे लड़के या लड़कियाँ उससे छोटा भी हो सकते हैं और बड़ा भी हो सकते हैं, लेकिन सामान्य लंबाई इसी सूत्र के द्वारा पता चलता है। नेक्स्ट में देखते हैं, यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है और इससे रानी की पूर्ण लंबाई का पता चल रहा है कि उसकी लंबाई इतनी होनी चाहिए, उससे इधर या उधर हो सकता है। क्योंकि हमारे जिस प्रकार से खाद्य पदार्थ होते हैं, खाने के सामान होते हैं, उस तरह से भी हमारा शरीर विकसित होता है या फिर कम विकसित होता है, इस तरह की बातें होती हैं। अब यहाँ पे एक्स अक्ष और वाई अक्ष अंकित किया गया है और उसके अनुसार आप अपने लंबाई के प्रतिशत का पता लगा सकते हैं। तो यहाँ पे एक ग्राफ दिया हुआ है, एक्स और वाई दिया हुआ है। अब देख सकते हैं ये एक्स है, एक्स वाई है। तो इसका मतलब है कि आप कितने वर्ष की उम्र में कितनी लंबाई आपकी होनी चाहिए, आयु के साथ बढ़ती ऊंचाई का प्रतिशत प्रदर्शित करने वाला ग्राफ। तो ये ग्राफ जो है बतला रहा है कि इतनी उम्र में इतना ऊंचाई होना चाहिए। एक लिमिट पे जाके फिर उसका ऊंचाई बढ़ना बंद हो जाता है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति बढ़ते ही नहीं रहता है। तो इस तरह से आगे बतलाया गया है। ग्राफ का अवलोकन करना है, उससे पता चल जाएगा कि कितनी उम्र में कितनी लंबाई होनी चाहिए। क्या हमारे शरीर के सभी अंग समान गति से वृद्धि करते हैं? कभी कभार क्या होता है, कोई अंग ज़्यादा विकसित हो जाता है, कोई कम विकसित होता है, लेकिन ये अवस्था जब आता है किशोरावस्था तो उस समय क्या होता है, शरीर का जो भी अंग जितना विकसित होना चाहिए वो सारे तालमेल में आ जाते हैं और शरीर जो है सुडौल दिखाई देने लगता है। एक स्वस्थ शरीर, मजबूत शरीर हमें दिखाई देने लगता है इस तरह से। इसके अलावा जो है माता पिता के वंशानुगत लक्षण जो होता है वो चीज़ हमें दिखाई देने लगता है, और माता पिता का जो हाइट होता है, वो जो चौड़ाई होता है, इस तरह की चीज़ें जो है काफ़ी मैटर करता है, बच्चों पे इफ़ेक्ट करता है उसका।
अपनी कक्षा में किसी छात्र के कंधे एवं सीना को मापकर नोट कर लीजिए। अब निचली कक्षा के छात्रों के कंधे एवं सीने को मापकर नोट कर लीजिए। तो इससे हमें पता चलता है जिसमें यौना आरंभ हो जाता है, यौना आरंभ हो चुका है, उसके सीना जो है वो चौड़ा जान पड़ता है, चौड़ा दिखाई देने लगता है। नेक्स्ट में यहाँ पे इसके साथ ही लड़कियों की कमर का निचला भाग कूल्हा जिसे कहते हैं, तो वो चौड़ा होने लगता है। जब यौना आरंभ उसका होता है तो उसका जो कमर होता है, वेस्ट होता है, वो थोड़ा सा चौड़ा हो जाता है और शारीरिक पेशियाँ गठीली हो जाती है। लड़कों की शारीरिक पेशियाँ गठीली हो जाती है, उसके मांसपेशियाँ मजबूत हो जाती है। और स्वर में परिवर्तन, लड़कों में उसके आवाज़ में भारीपन आ जाता है और थोड़ा सा यहाँ पे लिखा हुआ अब भारीपन फटने जैसा लगती है। लेकिन लड़कियों की आवाज़ जो है वो पतली ही रहती है, सुरीली ही रहती है। इसीलिए आप लोग सुने होंगे जब स्टेशनों में अलाउंस होता है तो ज़्यादातर लड़कियों की आवाज़ में ही अलाउंस होता है, ताकि लोगों को सुनने में किसी तरह का कोई मिस्टेक ना हो। तो इस तरह से आवाज़ में क्या होता है, एक गले में जो होता है जिसको बोलते हैं एडम्स एप्पल, कंठमणि जिसको हिंदी में बोला जाता है, एडम्स एप्पल बोला जाता है, वो जो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है लड़कियों की अपेक्षाकृत छोटा होता है, मतलब लड़कियों में छोटा होता है, जिसकी वजह से उन लोगों की आवाज़ जो है वो पतली सुनाई देती है, लेकिन लड़कों की आवाज़ जो है मोटा भारीपन सुनाई देता है। इसके पीछे देख सकते हैं, इस पिक्चर को दिखाया गया है। ये कंठ जो होता है, किसी को गले में जो ये कंठ दिखाई देता है और किसी का नहीं भी दिखाई देता है, लेकिन फिर भी जो है सबके अंदर होता है। इसके अलावा यौना आरंभ के दौरान आप लोग देखे होंगे कि चेहरे पे जो है फुंसियाँ होने लगती है और मुहासे आने लगते हैं। इसके पीछे क्या रीज़न है? तो लोग कहने लगते हैं कि अब ये जवान हो गया, इस तरह से उसका मजाक उड़ाते हैं, या लेकिन वो सच्चाई है। इस तरह से फुंसियाँ मुहासे यहाँ पे देख रहे हैं। तो क्या होता है कि कई ग्रंथियाँ जो होती है उससे तेल ग्रंथियों का स्राव बढ़ जाता है। तेल ग्रंथियाँ जो होती है उसमें कुछ स्राव बढ़ जाता है, जिसके वजह से वो हमारे ब्लड में आके मिल जाता है और वो जो है फुंसी और मुहासे के द्वारा वो हमें दिखाई देता है। फिर धीरे धीरे वो ठीक हो जाता है, एक उम्र के साथ वो ठीक हो जाता है। जो बड़े उम्र के लोग होते हैं उनको कभी मुहासे फुंसिया इस तरह का उसके चेहरे पे नहीं आता है। जननांगों में परिपक्वता, तो वो मैच्योर होने लगता है यौना आरंभ के समय। यौना आरंभ के दौरान जो है लड़कों में विरसन जो होता है, जो शुक्राणु उत्पन्न करता है, वो एक्टिव हो जाता है, प्रॉपर रूप से वो काम करने लगता है। जबकि लड़कियों में अंडाशय जो होता है वो परिपक्व हो जाता है और अंडाशय जो होता है यहाँ पे क्या दिया हुआ है, निर्मोचन भी प्रारंभ हो जाता है। निर्मोचन मतलब वो अंडाशय जो एक एक करके बाहर निकलने लगता है, उसका 28 दिन का गैप रहता है, उसको बाहर निकलने लगता है। और जब वो निषेचन उसमें नहीं हो पाता है तो फिर वो बिखर जाता है, टूट जाता है और फिर वो बाहर निकल आता है। मानसिक बौद्धिक संवेदनात्मक परिपक्वता, और लोगों में जो है लड़कियों में या लड़के में क्या होता है, उन लोगों की सोचने की क्षमता और फैसले लेने की क्षमता में वृद्धि हो जाता है। उन लोग अलग अलग तरह से सोचने लगते हैं, शारीरिक मानसिक परिवर्तन के प्रति खुद को ढालने का प्रयास करते हैं, जबकि इससे असुरक्षा जैसी कोई बात नहीं है। खुद को जो है असुरक्षित महसूस करते हैं अपने आप में, इतनी ज़्यादा बदलाव देख के वो कुछ लगता है कि कुछ कहीं गलत तो नहीं हो रहा है, लेकिन यह असुरक्षित नहीं है। इसीलिए यह चैप्टर जो है दिया गया है, जानकारी बच्चों को ज़रूर होनी चाहिए। ये प्राकृतिक परिवर्तन प्राकृतिक है जो शारीरिक वृद्धि के कारण उत्पन्न होते हैं, तो ये सभी में होने वाले हैं, इसीलिए इसमें किसी परेशानी की बात नहीं है। गौण लैंगिक लक्षण, युवावस्था में लड़कियों में स्तन का विकास होने लगता है तथा लड़कों के चेहरे पर दाढ़ी मूंछ आने लगते हैं। ये लक्षण चूँकि लड़कियों की पहचान को अलग करते हैं तथा इन्हें गौण लैंगिक लक्षण कहते हैं। गौण लैंगिक लक्षण मतलब आंतरिक क्रिया जो है अपने आप धीरे धीरे उत्पन्न होने लगता है। इस तरह के गौण लैंगिक लक्षणों के कारण यौन आरंभ में होने वाले परिवर्तनों के मूल कारण हार्मोन्स, किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तन हार्मोन्स द्वारा नियंत्रित होते हैं। तो हमारे शरीर में कई प्रकार के हार्मोन्स उत्पन्न होने लगते हैं, जिसके वजह से ये सारे बदलाव हमारे शरीर में आते हैं। ये हार्मोन्स क्या है? एक रासायनिक पदार्थ है जो अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित किए जाते हैं। यौन आरंभ के समय ही विरसन पुरुष हार्मोन का स्रावन प्रारंभ कर देते हैं। यह हार्मोन लड़कों में लैंगिक लक्षणों के बदलाव के कारण हैं। इसी प्रकार लड़कियों में यौन आरंभ के समय ही अंडाशय से स्त्री हार्मोन का स्रवण आरंभ हो जाता है। तो लड़कों में जो है विरसन का हार्मोन आरंभ हो जाता है, उसका स्रवण आरंभ हो जाता है। उसी तरह से लड़कियों में अंडाशय का उत्पन्न होता है और वो उसका निर्मोचन होने लगता है, और जिसके वजह से उसके स्तन में विकास हो जाता है। लड़कियों का आप देखते होंगे कि जैसे जैसे लड़कियाँ बड़ी होती है थोड़े थोड़े जो है उसका ये स्तन जो होता है थोड़ा सा विकसित होना शुरू हो जाता है। सर्वप्रथम हार्मोन सिक्रेटिन, जिसको इंग्लिश में कहते हैं, का पता वेलिस एवं स्टार्लिंग ने 1902 में लगाया और इसकी अवधारणा को 1905 में स्पष्ट किया गया था। तो यहाँ पे दोनों का पिक्चर दिया हुआ है। इन हार्मोनों के उत्पादन का नियंत्रण एक आयन, तो नियंत्रण कौन करता है? यहाँ पे हार्मोन द्वारा किया जाता है। एक सारे हार्मोन को एक दूसरा हार्मोन जो है उसको नियंत्रित करता है, जो पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित किया जाता है। पीयूष ग्रंथि जो होता है वो कहीं हमारे मस्तिष्क में होता है। आइए अब जनन प्रक्रम में हार्मोन की भूमिका को जानें। जनन में हार्मोन्स की भूमिका, जनन अर्थात जो है जीव उत्पन्न करने की क्षमता,
पीयूष ग्रंथि अनेक हार्मोन स्रावित करती है। उनमें से एक हार्मोन विरसन में शुक्राणु एवं अंडाशय में अंडाणु के परिपक्व होने को नियंत्रित करता है। पीयूष ग्रंथि से स्रावित हार्मोन जननांगों को पुरुष में टेस्टोस्टेरोन तथा स्त्रियों में एस्ट्रोजन स्रावित करने के लिए उद्दीपन करता है। इन हार्मोन्स को रुधिर प्रवाह स्रावित किया जाता है, जिससे ये शरीर के विशिष्ट भाग तक पहुंचते हैं। तो यौन आरंभ के इसमें बहुत बड़ा रोल पीयूष ग्रंथि का है, जो कि सारे हार्मोन्स को नियंत्रित करता है। यहाँ पे एक क्वेश्चन डाला गया है, क्या जनन काल एक बार प्रारंभ होने के बाद जीवन पर्यंत चलता रहता है या कभी समाप्त भी होता है? मानव में जनन काल की अवधि, कहने का मतलब है कि जनन मतलब जीव उत्पन्न करने की जो क्षमता है वो हमेशा के लिए मतलब हमेशा चलता रहता है या वो उसका अंत भी होता है? 10 से 12 वर्ष की आयु से ही लड़कियों में एक विशेष परिवर्तन होने लगता है तथा सामान्यतः 45 से 50 वर्ष की आयु तक चलता है। यौनारंभ पर अंडाशयों में अंडाणु परिपक्व होने लगते हैं तथा लगभग 28-30 दिन के अंतराल पर किसी एक अंडाशय द्वारा निर्मोचित होते हैं। इसकी अवधि जो है 28 से 30 का अंतराल है और स्त्रियों में इसकी जो है समय की निश्चितता दी गई है 45 से 50 वर्ष तक। इन लोगों का एक निश्चित काल होता है, उतना ही समय तक ये जनन कर सकते हैं, इसके अलावा उसके आगे जो है नहीं कर सकते। इस अवधि में गर्भाधान की दीवार मोटी हो जाती है, जिससे वह तो यहाँ पे आगे दिया हुआ अंडाणु के निषेचन के पश्चात युग्मज को ग्रहण कर गर्भधान कर सकते हैं, मतलब गर्भधारण किया जाता है। ऋतुस्राव जिसको माहवारी कहते हैं, जिसको सामान्य भाषा में एमसी भी कहा जाता है, लड़कियां या लेडीज लोग उसको एमसी कहते हैं। यदि अंडाणु का निषेचन नहीं हो पाता तब गर्भाशय का मोटा स्तर तथा उसकी अंदरूनी परत में जमी हुई रुधिर वाहिकाओं की परत टूटती है और योनि द्वार से बाहर आती है। इसे ऋतुस्राव माहवारी मेंस्ट्रुएशन कहते हैं। ऋतुस्राव लगभग 28 से 30 दिन में एक बार होता है, इसलिए इसे मासिक चक्र मेंस्ट्रुअल साइकिल भी कहा जाता है। तो ये सभी लड़कियों के साथ होता है, सभी जो लेडीज़ होते हैं कम से कम 45-50 वर्ष की उम्र तक ये क्रिया चलते रहता है। इसे ऋतुस्राव कहा जाता है। रजो दर्शन, पहला ऋतुस्राव यौनारंभ में होता है जिसे रजो दर्शन कहते हैं। ये एक स्टार्टिंग होता है 10-11 साल में ये प्रारंभ होता है, जिसको रजो दर्शन कहते हैं। लगभग 45 से 50 वर्ष की आयु में ऋतुस्राव रुक जाता है, उसका एक निश्चित काल होता है 45 से 50 वर्ष। रजो निवृत्ति, ऋतुस्राव के रुक जाने की क्रिया जो होती है उसको रजो निवृत्ति कहा जाता है। मेनोपॉज जिसको इंग्लिश में कहा जाता है, तो फिर से जो है वो फिर प्रारंभ होता है। उसमें कुछ अनियमितताएं हो सकती है, इधर उधर थोड़ा सा हो सकता है, फिर से जो है वो अपने नियमित स्थिति पे आ जाता है। उसके बाद अगर अंडाणु जो होता है वो निषेचित हो जाता है तो वहाँ पे गर्भाशय में विभाजन, मतलब गर्भाशय में जो शिशु का विकास होने लगता है। फिर शिशु का जब जन्म हो जाता है उसके बाद फिर से ऋतुस्राव का क्रिया जो है फिर से वो अपने सामान्य स्थिति से शुरू हो जाता है। तो लड़कियां जो है ऋतुस्राव के दौरान जो है उन्हें काफ़ी सफाई का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। उसे टाइम टू टाइम जो है पैड चेंज करना पड़ता है या फिर कपड़े जो इस्तेमाल करते हैं उसको कपड़ों को धोना पड़ता है। इस तरह से किशोरियों को यहाँ पे जैसे झारखंड में बतलाया जा रहा है कि झारखंड में सर्वे हुआ था, उसके अनुसार 28% लड़कियां जो है सैनिटरी पैड यूज़ करती हैं और जिनमें से 28% का मतलब जितनी भी लड़कियां यूज़ करती है उसको, उसमें से 62% लड़कियां जो उसको ज़मीन पे गाड़ देती है जो पैड होता है, और 26% लड़कियां जो होती है उसको खेतों में या खुले में फेंक देती है। इसे इस तरह से नहीं फेंकना चाहिए, बीमारी फैलने का कारण बन सकता है। तो यहाँ पे आप इस पिक्चर को देख सकते हैं, उसे जला देना उचित होता है, जैसे कि इन लोग यहाँ पे जला रहे हैं। उसके बाद आगे में यहाँ पे दिया हुआ है जैसे कि लोगों को इस तरह की गलतफहमियाँ हैं, भ्रांतियाँ यहाँ दिया हुआ है। ऋतुस्राव की अवस्था में लड़की का रसोई का काम करना निषेध है। तो पहले इस तरह से बतलाया जाता था, इसके पीछे रीज़न दूसरा कुछ था। निषेध नहीं होता है क्योंकि कारण ये होता है कि उसे, जैसे औरतें दिन रात काम करती हैं, घर में काम करती रहती हैं, तो उसे कुछ समय के लिए थोड़ा रेस्ट मिल जाता है उस दौरान, इसीलिए कहा जाता था कि रसोई में उसका जाना निषेध है। और वैसे भी लोग मानते थे उस समय अपवित्र माना जाता था, लेकिन ये सही नहीं है। और आज के समय में क्या है कि अगर महिलाएं, लड़कियां अगर रसोई में नहीं जाती है तो घर का काम ही नहीं चलता है, इसीलिए उन्हें जाना जरूरी होता है। तो यहाँ पे आगे बतलाया गया है लिंग निर्धारण करना, मतलब लड़का है या लड़की जो गर्भ में पलता है शिशु, तो उसका कैसे पता चलेगा? तो उसमें निषेचित अंडाणु और जो युग्मज बनता है उसमें क्या है कि 23 गुण होते हैं उसमें। तो 22 गुण जो होता है कायिक गुणसूत्र, मतलब उसमें शरीर की बनावट होती है, और एक गुणसूत्र जो होता है उसमें लिंग निर्धारण होता है, वह लड़का होगा कि लड़की होगा इसका पता करने के लिए। तो XX जब मिलता है तो लड़की का उत्पत्ति होता है, और XY जब मिलता है तो लड़का नर शिशु का उत्पत्ति होता है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पिक्चर में बताया गया है पिता और माता का। यहाँ पे XX जो है पुत्री, XY पुत्र, XX पुत्री और XY पुत्र, इस तरह से
जिस प्रकार से अंडाणु और शुक्राणु का निषेचन होता है उस हिसाब से पुत्र या पुत्री का उत्पत्ति होता है। उसके आगे अब देखते हैं हम लोग यहाँ पे लिंग हार्मोन की अतिरिक्त अन्य हार्मोन। कहने का मतलब है कि लिंग हार्मोन के लिए पीयूष ग्रंथि जो है सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथि है। यहाँ से जो हमारे ब्रेन में होता है ये हार्मोन को कंट्रोल करता है। इसके अलावा कई सारी ग्रंथियाँ हैं जो अलग अलग हार्मोन को उत्पन्न करती है, जैसे कि थायराइड ग्रंथि हो गया, एड्रीनल ग्रंथि हो गया, अग्नाशय, अंडाशय, ये स्त्रियों में होता है। तो इस तरह से अलग अलग ग्रंथियाँ जो है वो कई तरह के हार्मोन उत्पन्न करते हैं। यदि हमारे शरीर में हार्मोन की सही उत्पत्ति नहीं होती है, कम होती है या ज़्यादा होती है, उससे हमें किसी प्रकार की व्याधि या किसी बीमारी से जूझना पड़ता है। तो आयोडीन की कमी से बीमारी होता है जिसको घेंघा बोलते हैं। और इसके अलावा जो है यहाँ पे मधुमेह मतलब शुगर का जो रोग होता है वो अग्नाशय द्वारा इंसुलिन हार्मोन की उत्पत्ति कम होने की वजह से मधुमेह शुगर की बीमारी हो जाता है। इस तरह से यहाँ आगे बतलाया गया है। इसके अलावा जब हम कभी क्रोधित होते हैं, चिंतित होते हैं या उत्तेजित होते हैं तो ऐसी स्थिति में हार्मोन का ही योगदान रहता है, जिसकी वजह से हम इस तरह की अवस्था से गुजरते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो पीयूष ग्रंथि कंट्रोल करती है। हार्मोन को कम करने के लिए कौन सा अंग कितना स्रावन करेगा, क्या करेगा, इसके लिए पीयूष ग्रंथि उन लोगों को इस तरह का हार्मोन देती है कि वो सामान्य गति से शरीर को चला सके। आगे यहाँ पे क्यों मनुष्यों की भांति अन्य जंतुओं में भी, क्या मनुष्यों की भांति अन्य जंतुओं में भी हार्मोन स्रावित होता है? तो बिल्कुल ही स्रावित होता है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो उसके शरीर में भी सामान्य गतिविधि नहीं होगी। तो यहाँ पे थायरोक्सिन की कमी के कारण गोइटर रोग होता है। गोइटर जो गला फूल जाता है, गले की ग्रंथि जो है फूल जाता है, उसको गोइटर कहते हैं, उसी को घेंघा कहते हैं। कायांतरण क्या है? तो कायांतरण जिस प्रकार से यहाँ पे बतलाया गया है, एक एग्जाम्पल देखिए, कैटरपिलर समय समय पे उसमें जो परिवर्तन होता है वो हार्मोन की वजह से होता है। इसके अलावा रेशम कीट जो होता है उसमें भी, इसके अलावा यहाँ पे और उदाहरण दिया गया है, मेढक का दिया गया है, जिसमें कि आयोडीन वाला पानी अगर नहीं होता है तो वह विकसित नहीं कर पाएंगे। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है, आयोडीन की उपस्थिति अनिवार्य है। तो आयोडीन की कमी की वजह से थायरोक्सिन का जो बीमारी होता है वो होता है, और आयोडीन वाला पानी अगर नहीं रहेगा तो टेडपोल वृद्धि नहीं कर पाएंगे, यह बतला रहा है। तो पानी वैसा होना चाहिए जिसमें आयोडीन सही मात्रा में हो। तो यहाँ पे इसके आगे वाला दिया हुआ है, किशोरावस्था में जननात्मक स्वास्थ्य। केवल मनुष्य में सिर्फ शारीरिक रोग नहीं होना ही स्वास्थ्य नहीं है, उसे हर तरफ से स्वस्थ रहना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे बतलाया गया है, किसी व्यक्ति में उपरोक्त संतुलन बनाए रखने के लिए, उसमें संतुलन क्या है, शारीरिक, मानसिक और सामाजिक, ये सारा संतुलन रहना चाहिए किसी भी व्यक्ति में। तो संतुलन बनाए रखने के लिए संतुलित आहार, व्यक्तिगत स्वच्छता एवं सफाई का नियमित रूप से ध्यान रखना चाहिए, उसका पालन करना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे व्यायाम करना चाहिए और योगा करने की भी सलाह दे रहा है यहाँ पे। किशोरावस्था ऊर्जा की चरम अवस्था होती है। वैसे समय में इंसान के अंदर, उसके शरीर के अंदर जो शक्ति महसूस होती है वह उस समय किसी भी कार्य को कर गुजरने की क्षमता उस समय होती है। किशोरावस्था की पोषक आवश्यकताएं, इसके अलावा किशोरावस्था जो होता है उस समय उसे सबसे अधिक भोजन, जो संतुलित आहार की आवश्यकता पड़ता है, संतुलित आहार की नितांत आवश्यकता पड़ता है, तभी उसका शरीर जो है विकसित हो पाएगा। अगर उस समय विकसित नहीं हो पाया तो फिर आने वाले समय में वो और ज़्यादा विकसित नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे एक सारणी दिया हुआ है, संतुलित आहार का शक्ति देने वाला भोजन जो होता है जिसको एनर्जेटिक फूड बोलते हैं, और यहाँ पे ये बॉडी बिल्डिंग फूड जिसको बोला जाता है, शरीर की वृद्धि वाला भोजन जो होता है, यहाँ पे दाल, चना, सोयाबीन, मूंगफली, और इसके अलावा जो प्रोटेक्टिव फूड बोला जाता है, बीमारियों से सुरक्षा रखने वाला, हरी सब्जियाँ, पत्तेदार सब्जियाँ और फल, ये सब आप देख सकते हैं यहाँ पे, और आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। तो इस सारणी का अगर हम अपने जीवन में उपयोग करते हैं तो हमें संतुलित आहार मिल जाएगा, और जिसकी वजह से हम अपने शरीर को ज़्यादा स्वस्थ रख सकते हैं। इसके अलावा भोजन में लौह तत्व की कमी, मिनरल्स जो होता है जिसे कहा जाता है, खनिज पदार्थ, तो लौह तत्व की कमी अगर इसमें होता है तो उसको कमजोरी आभास होता है और उसको एनीमिया का बीमारी हो सकता है। तो इससे बचने के लिए हमें पत्तेदार सब्जियाँ, गुड़, मांस, संतरा, इसका सेवन करने के लिए अनिवार्य बतलाया यहाँ पे। तो व्यक्तिगत स्वच्छता अच्छे स्वास्थ्य का आधार है। अपने हिसाब से, अपनी तरफ से, जैसे हम लोगों को साफ सफाई की काम देखते हैं, साफ़ सुथरा रहना देखते हैं, तो उसी तरह से अपना स्वयं भी हमें एक आदत बनाना चाहिए सफाई का, और साफ़ सुथरा हमें रहना चाहिए। तो यहाँ पे इससे संबंधित जो उदाहरण यहाँ पे दिए हुए हैं, तो आप यहाँ पे इसको पढ़ सकते हैं। उसके बाद जो है एनीमिया नामक बीमारी जो होता है लौह तत्व की कमी की वजह से होता है। तो यहाँ पे एक मात्रा बतलाया गया है कि पुरुष के रक्त में 14 से 17 ग्राम प्रति डेसीलीटर, और स्त्री के रक्त में 12 से 15 ग्राम डेसीलीटर से कम हीमोग्लोबिन आने पर यह बीमारी जो है उत्पन्न हो जाता है।
तो विद्यालय में समय समय पर आयरन की गोली दिया जाता है। इसके अलावा और भी गोलियाँ दी जाती है। तो हमें सफाई में ये सब सारा करना चाहिए, जैसे रोज़ाना स्नान करना चाहिए और त्वचा की सफाई, नाखून काटना चाहिए, शौच संबंधी सफाई, मुंह व दांतों की सफाई, कान की सफाई, कई तरह के जो सफाई है उसे हमें सब ध्यान में रखना चाहिए। इसका शारीरिक व्यायाम व योगा महत्व, तो शारीरिक व्यायाम हमें करना चाहिए, उस तरह का खेल खेलना चाहिए जैसे दौड़ दौड़ कर बच्चे खेलते हैं। उससे क्या होता है कि हमारे बॉडी में पर्याप्त व्यायाम हो जाता है, बॉडी का पर्याप्त व्यायाम हो जाता है दौड़ दौड़ कर खेलने से। इसीलिए बच्चों को ज़्यादातर आउटडोर गेम खेलना चाहिए, बाहर खेलने वाला, दौड़ने वाला गेम खेलना चाहिए। पूरे विश्व में 21 जून को विश्व योग दिवस मनाया जाने लगा, तो इसीलिए इस चीज़ को महत्व दिया गया और 21 जून को योगा दिवस मनाने का आदेश मिला और विश्व भर में मनाया जाता है इसे। नशीली दवाओं, ड्रग्स का निषेध, मतलब हमें किसी प्रकार का नशा नहीं करना चाहिए, यहाँ पे बतलाया जा रहा है। कई बार जब आपके मित्र नशे में घिर जाते हैं तो फिर आपको भी वो प्रेरित करते हैं नशा करने के लिए, तो ऐसे स्थिति में आपको इसके लिए ना कहना चाहिए। कभी भी किसी को कभी भी कोई नशीला चीज़ आपको प्रेरित करता है खाने के लिए, बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। यह जो है एक बार आदत बन जाए तो फिर छोड़ना बहुत मुश्किल होता है और हमारे शरीर को काफ़ी हानि पहुंचाता है। एड्स के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, यहाँ पे जैसे कि बतला रहा है HIV नामक खतरनाक विषाणु से एड्स होता है और ये जो है वो नशीली दवा का जो इंजेक्शन लिया जाता है उसके द्वारा फैल सकता है। इसके अलावा इसका फैलने का और माध्यम जो है वो पीड़ित रोगी, अगर किसी महिला को है तो उसके बच्चे को हो सकता है HIV से पीड़ित हो सकता है। इसके अलावा जो है पीड़ित व्यक्ति के साथ संपर्क स्थापित करने से, तो संपर्क स्थापित करने से जिसके अगर किसी को हुआ है तो फिर दूसरे को उसके साथ शारीरिक संबंध अगर बनाया जाए तो ऐसी स्थिति में होता ही होता है, संक्रमण हो सकता है। अतः अपने आप को सुरक्षित रखें। इसीलिए एड्स से हमें सुरक्षित रखने के लिए हम जो सही कदम है जीवन जीने का, हम उसी तरीक़ा को अपनाएं। यदि आपको स्वास्थ्य संबंधी कोई भी अधिक जानकारी चाहिए तो यहाँ पे जैसे कि बताया जा रहा है युवा मैत्री केंद्र में जाकर आप संपर्क कर सकते हैं। तो यहाँ पे कई ऐसे कानून बतलाए गए हैं कि हमारे देश में लड़कियों की विवाह करने का उम्र जो है वो 18 वर्ष और लड़कों के लिए न्यूनतम 21 वर्ष रखा गया है। तो झारखंड में जागरूक करने के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान चलाया जा रहा है और बहुत पहले जो है इस तरह का हुआ करता था, बच्चियों की मतलब कम उम्र में शादी कर दिया जाता था जिसे बाल विवाह कहा जाता है। अब काफ़ी सुधार आ गया है और वो सारी चीज़ें रुक गया है। तो यहाँ पे इस चैप्टर में जो कुछ भी हम लोग पढ़े हैं यहाँ पे उसका थोड़ा सा सारांश दिया हुआ है, हमने सीखा, तो आप इसे अपने हिसाब से पढ़ लेंगे। इसके अलावा जो है यहाँ पे अब शिक्षकों के निर्देश में दिया हुआ है कि इस अध्याय को सामान्य अध्याय की तरह ही बच्चों के साथ चर्चा कीजिए। अध्याय से संबंधित तथ्यों, खासकर ऋतुस्राव की स्वच्छता पर अपने घर में माँ या बड़ी बहन आदि के साथ खुलकर चर्चा करने हेतु प्रेरित करें। तो यहाँ पे इस तरह से लिखा तो गया है, लेकिन आमतौर पर हमारे घरों में इस तरह की चीज़ें नहीं होती है। हालांकि लोग जानते हैं, लेकिन घरों में इस तरह की चर्चा करना मुमकिन नहीं है, आसान नहीं है, ऐसा होता भी नहीं है। तो हालांकि आपको नॉलेज इसके बारे में रखना पड़ेगा। तो यहाँ से जो अभ्यास शुरू हो जाता है, सही विकल्प चुनिए। तो 1 नंबर में यहाँ पे दिया हुआ है, इनमें से कौन सा परिवर्तन यौन आरंभ के दौरान नहीं होता। नहीं होता आपको ध्यान रखना है। तो नहीं होता, कौन सा नहीं होता, यौन आरंभ के दौरान जो है ये नहीं होता, रजोनिवृत्ति नहीं होता। ठीक है। स्त्रियों में होने वाला मासिक स्राव की सामान्य अवधि क्या है। तो सामान्य अवधि 28 डेज है, 28 से 30 दिन माना जाता है। तो यहाँ पे 30 दिन तो है नहीं, तो 28 दिन दिया हुआ है, तो हम इसको मानते हैं। निम्न में से कौन सा आहार किशोरावस्था के लिए सर्वोत्तम है, सबसे अच्छा है किशोरावस्था के लिए। तो चिप्स, नूडल्स वगैरह, बर्गर वगैरह ये सब तो अच्छा नहीं है। शाकाहारी टिक्की, चिप्स, लेमन पे ये सब भी सही नहीं है। इसका मतलब रोटी, दाल और सब्जियां सबसे उत्तम है, ये हो जाएगा। तो यहाँ पे आगे जो है क्वेश्चन दिया हुआ है, तो क्वेश्चन दिया हुआ है तो उसका आंसर जो है मैं आगे आप लोगों को लिख कर देता हूँ। यहाँ पे 6 क्वेश्चन दिया हुआ है, उसके बाद जो है 3 नंबर में और आगे इसका क्वेश्चन दिया हुआ है, तो आप लोग इसको पढ़ लेंगे। 4 नंबर में दिया हुआ है और यहाँ पे ऋतुस्राव क्या है, शब्द पहले यहाँ पे आगे दिया हुआ है। तो चलिए मैं आप लोगों को इन सभी क्वेश्चन का आंसर बना के दे देता हूँ। यह है पाठ 8 का प्रश्न उत्तर। पुरुष हार्मोन का नाम एवं कार्य बताएं। पुरुष हार्मोन का नाम टेस्टोस्टेरोन है तथा कार्य है शुक्राणुओं को उत्पन्न करना। इनमें से कौन सा गुणसूत्र शिशु के नरलिंग निर्धारण करता है, XX अथवा XY। XY गुणसूत्र शिशु के नरलिंग निर्धारण करता है। ग्वाइटर का मुख्य लक्षण लिखिए। गले की ग्रंथि फूल जाना। एडम्स एप्पल क्या है,
लड़कों का स्वर यंत्र लड़कियों की अपेक्षा बड़ा हो जाता है और गले के सामने उभरा हुआ दिखाई देने लगता है। इसे एडम्स एप्पल या कंठमणि कहते हैं। किशोर तथा किशोरियों में गौण लैंगिक लक्षणों का वर्णन कीजिए। युवावस्था में लड़कियों में स्तनों का विकास होने लगता है तथा लड़कों के चेहरे पर दाढ़ी मूछ आने लगते हैं। ये लक्षण दोनों की पहचान को अलग करते हैं, अतः इन्हें गौण लैंगिक लक्षण कहते हैं। खाने में आयोडीन युक्त नमक का इस्तेमाल करने के लिए क्यों कहा जाता है? आयोडीन की सहायता से थायराइड ग्रंथि सामान्य रूप से थायरोक्सिन हार्मोन उत्पन्न करता रहता है, इसीलिए आयोडीन युक्त नमक का इस्तेमाल करने की सलाह दी जाती है। 2 जल टैंक, ये क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है, यहाँ पे मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, तो आप इसके पीछे वीडियो करके आप क्वेश्चन को देख सकते हैं या अपने बुक से क्वेश्चन को देख सकते हैं। इसका आंसर जो है छोटा है। टैंक क में आयोडीन युक्त जल था, इसीलिए टेडपोल उसमें विकसित हो पाए। और इसमें क्वेश्चन नंबर 4 में राकेश एक इस तरह का एक क्वेश्चन, ये भी लंबा है, तो इसका आंसर जो है 3 पार्ट में इसको पूछा गया है। तो इसका आंसर फर्स्ट में है, राकेश का व्यवहार संदेहात्मक एवं नकारात्मक लग रहा है। दूसरा नंबर में, वह किसी नशीली चीज़ों का सेवन कर रहा होगा। तीसरा नंबर में, उसका इन चीज़ों को खाना सही नहीं है, ऐसी चीज़ें स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। क्वेश्चन नंबर 5 जहाँ पे ऋतुस्राव क्या है इसको पूछा गया है, वर्णन कीजिए। यदि अंडाणु का निषेचन नहीं हो पाता तब गर्भाशय का मोटा स्तर तथा उसकी अंदरूनी परत में जमी हुई रुधिर वाहिकाओं की परत टूटती है और योनि द्वार से बाहर आती है, इसे ऋतुस्राव कहते हैं। और अंत में यहाँ पे एक पजल दिया हुआ है, तो उसे बनाना है, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 6 जिसमें एक पजल बनाने के लिए कहा गया है। तो इस तरह से इस पजल को यहाँ पे मैंने भर दिया है, ये कम्प्लीटली आंसर सहित भरा हुआ है। तो यहाँ से आप देखकर इसको पॉज करके भर सकते हैं। तो यहाँ पे यह चैप्टर पूरी तरह कंप्लीट हो गया है। अगर हमारा वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल होता है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए। इसी तरह का वीडियो हमारे चैनल में और आते रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इसके नेक्स्ट चैप्टर को पढ़ने के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो पर चलेंगे।